हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का जियोग्राफी चैप्टर 5 और 6, जिसमें हम लोग देख रहे हैं उद्योग और मानव संसाधन। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है वन आधारित उद्योग और चौथा है समुद्र आधारित उद्योग। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? प्राथमिक उद्योग किसे कहते हैं? आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, खनिज आधारित उद्योग को कहते हैं प्राथमिक उद्योग, क्योंकि कच्चे खनिज का उपयोग करके ही आपका खनिज आधारित उद्योग बनाए जाते हैं। और खनिज आधारित उद्योगों से जो वस्तुएं, जो सामग्री, जो हथियार, जो औजार, जो चीज़ें बनती हैं, उसकी सहायता से कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योगों का काम किया जाता है। इसीलिए ये सबको जो है मदद करने वाला उद्योग है, मूलभूत उद्योग है या प्राथमिक उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है? इसमें से कौन सा कारक है जो किसी उद्योग की स्थिति को निर्धारित करेगा? पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है परिवहन, तीसरा है बाजार, चौथा है भूमि और सहायता, मतलब यहाँ पे आपको उत्तर देना है कूट की सहायता से। ए में देखिए 1 2 3 है, बी में 1 2 4 है और आपका सी में दिया है 1 और 2 और डी में दिया हुआ है आपका सभी। अब देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले। बिल्कुल कॉमन सेंस का बच्चा लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उद्योग धंधे की अवस्थिति को कच्चे माल की उपलब्धता भी प्रभावित करेगा, परिवहन भी करेगा, बाजार भी करेगा और भूमि भी करेगा। ये सभी जो है प्रभावित करेंगे उद्योगों की अवस्थिति को। नेक्स्ट देखिए, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? पहला दिसंबर 1984 में, दूसरा जून 1984 में, तीसरा सितंबर 1985 में और आपका चौथा जुलाई 1985 में। फटाफट देंगे उत्तर कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई है? तो ये आपका दिसंबर 1984 में घटित हुआ है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहला है उद्योगों के दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरी उपयोग के कारण घटित होता है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो औद्योगिक घटनाएं या विपदाएं होती हैं, ये जब हम तकनीकी रूप से विफल हो जाते हैं या पदार्थों का बेतरतीब तरीके से उपयोग करते हैं, यानी कि सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तभी इस तरह की दुर्घटनाएं जो है घटित होती हैं। दूसरा कह रहा है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे रात में घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। तीसरा कह रहा है, यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में कह रहा है कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें सत्य हैं। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता है यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। उद्योगों में दुर्घटना या विपदा कब आती है? जब हमारी तकनीक विफल हो जाती है या हम सामानों का सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा आपका बिल्कुल सही है, ये घटना 3 दिसंबर 1984 को रात के 12:30 पे घटित हुई थी, जिस समय लोग सो रहे थे और इसी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई। और ये घटना सबसे भयावह, सबसे खतरनाक जो है आपका कीटनाशक कारखानों में हुए रिसाव के कारण हुआ था। तो ये दोनों मतलब जो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सत्य कथन ही बताना है और कूट और ऑप्शन आपके सामने है। सत्य कथन को बताइएगा। पहला है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। दूसरा कह रहा है, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। आपको बताना इसमें से कौन सी कथन है जो सही है। पहले में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। सत्य कथन बताना है, क्या है जो सही हो जाएगा। सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत आसान है। आपका पहला केवल सही है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा नहीं किया जाता। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके
किसी भी काम को पूरा करते हैं, इसी को सहकारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? इसमें से कौन से उद्योग हैं जो सनराइज उद्योग है? सनराइज का मतलब है जिनमें दिनों दिन विकास हो रहा हो, जो हमेशा आगे की तरफ विकासोन्मुख हैं। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा है शिक्षण से संबंधित उद्योग, तीसरा है चिकित्सा उद्योग, चौथा है सूती वस्त्र उद्योग, और आपका नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स उद्योग, ऑटोमोबाइल्स उद्योग। अब आप ऑप्शन ले लीजिए। ए में है पहला, दूसरा और तीसरा, और आपका बी में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सी में दिया है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, डी में दिया उपरोक्त सभी। आपने ऑप्शंस को देख लिया है, ध्यान से देख लीजिए, और आप लोगों ने कूट भी देख लिया है, तो आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है ये सही है। सूचना प्रौद्योगिकी दिनों दिन बढ़ रही है, शिक्षण संस्थान भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चिकित्सा का भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बाकी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। आपका पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? पहला है लौह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है बॉक्साइट। अब आप इसको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में देखिए दिया है ए में पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, बी में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, सी में दिया है पहला, दूसरा, और डी में उपरोक्त सभी। आपको बताना है लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा ये सारे हो जाएंगे। लौह अयस्क भी लगेगा, कोयला भी लगेगा, चूना पत्थर भी, अच्छा नहीं, बॉक्साइट नहीं होगा बच्चों, आपका पहला, दूसरा, तीसरा होगा, बॉक्साइट नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा होगा। लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। बॉक्साइट इस इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, याद रखिएगा, आपका बॉक्साइट नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उद्योग केंद्र एवं संबंधित राज्य सम्मिलित नहीं है? इसमें से एक तरफ दिया है आपका केंद्र जहाँ पे इस्पात संयंत्र है, और दूसरी तरफ दिया है राज्य जहाँ पे इनकी स्थापना की गई है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहले में है जमशेदपुर, क्या ये पश्चिम बंगाल में है? दूसरे में है वर्णपुर, क्या ये पश्चिम बंगाल में है? तीसरे में है भिलाई, क्या ये छत्तीसगढ़ में है? चौथे में है राउरकेला, क्या ये उड़ीसा में है? पांचवें में है भद्रावती, क्या ये कर्नाटक में है? और छठे में है सलेम, क्या ये तमिलनाडु में है? आपके सामने है 6 ऑप्शन, और कोई एक गलत है, और जो गलत है आपको वही बताना है। तो याद रखेंगे, आपका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जमशेदपुर आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है। आगे मिलेगा देखने को, वर्णपुर आपके पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, आप लोगों को रटा ही है, राउरकेला आपका उड़ीसा में, ये भी आप सबको याद होगा, भद्रावती कर्नाटक में है, और सलेम आपका तमिलनाडु में है। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टेस्को कहा जाता है, की स्थापना कहाँ की गई? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है कर्नाटक। बताएंगे टेस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आपका जो सही है वो है आपका झारखंड। टेस्को की स्थापना झारखंड में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने है ऑप्शन, और आपको सहायता मतलब जो है 4 ऑप्शन देखने हैं, इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? पहला कह रहा है वर्ष 1907 में जे.एन. टाटा ने टेस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में की थी। दूसरा कह रहा है यह कारखाना स्वर्ण रेखा व खरकाई नदियों के संगम पर स्थापित की गई है। तीसरा है टेस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरुमाहिसानी, बादाम पहाड़ी और नवामोदी में से तथा कोयले की प्राप्ति झरिया व पश्चिम बंगाल के बोकारो से होती है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या सभी बातें सही हैं? तो आपका बिल्कुल सभी बातें सही हैं। 1907 में टाटा ने टेस्को की स्थापना किया है वर्तमान झारखंड राज्य में, और कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में नहीं है बल्कि झारखंड में है, याद रखिएगा। यह कारखाना स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर है, बिल्कुल सही है। टेस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो गुरु महिसानी से, बादाम पहाड़ी से, और नवा मोदी से, और कोयला झरिया से मिलता है, और पश्चिमी बोकारो से मिलता है। तो याद रखेंगे सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऊन है, सिल्क है, लिनन है, और रायन है। तो आपको बताना है क्या है। यहाँ पे होना चाहिए था रेयान, रेयान।
तो आपको बताना है कि क्या है जो आपका प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही प्राकृतिक रेशा नहीं है, रेयान आपका कृत्रिम रेशा है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता या मुंबई? बताएंगे बच्चा लोग देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ बना था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 3, कोलकाता में देश का पहला वस्त्र उद्योग बना था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सत्य कथन को बताना है आपको। पहला है देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। दूसरा कह रहा देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। आपके सामने है 2 ऑप्शन और आपके सामने एक और ऑप्शन भी है। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे हैं। और चौथा कह रहा ऊपर लिखी हुई सभी बातें सही हैं। तो बिल्कुल बच्चे एकदम कॉमन सेंस का है, उपरोक्त सभी यानी कि सभी कथन सही है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में लग रहा है और कहाँ लग रहा है? कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद यह बंद भी हो गया। देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल ये मुंबई में कब लग रहा है? 1854 में लग रहा है। ये सफल रहा था यानी कि लंबे समय तक ये आगे चला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आप पता है कि आपकी वस्त्र उद्योग कहाँ ज़्यादा डेवलप होंगे? जहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु होगा, जहाँ मशीनों का आयात आसानी से हो सकता है, जहाँ पत्तन यानी बंदरगाह हो, जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हो और दक्ष श्रमिक हो, ऐसे प्रदेशों में जो उद्योग धंधे हैं वो तेज़ी से फैलते हैं। उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सूरत, कोलकाता, अहमदाबाद और तमिलनाडु। आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है कौन है भारत का मैनचेस्टर। तो आप सभी को पता है कि गुजरात का जो अहमदाबाद है इसी को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? टोक्यो, ओसाका, योकोहामा या आपका नागासाकी? फटाफट बताएंगे कौन सा है जो आपके जापान का मैनचेस्टर है। तो आप सभी को पता हो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ओसाका को ही जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहले में ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। याद रखिएगा ये जो आपका ओसाका है ये जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतया आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है। और चौथा कह रहा सभी कथन सत्य हैं। तो बिल्कुल कॉमन सेंस का है, सभी कथन सही हैं आपके। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। और ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है ये पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, यानी कि कपास ये चाइना, भारत और अमेरिका जैसे देशों से मंगाते हैं और फिर उसे वस्त्र के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो सभी बातें बिल्कुल सही हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आपको बताना है इसमें से कौन से कथन है जो सही है। पहला है बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, वह जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। आपको बताना है क्या ये सही है कि बेंगलुरु दक्कन पठार पर स्थित है और इसे इसलिए कहा जाता है सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन पठार, चूँकि इस पठार पे है। दूसरा कह रहा है देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। तो आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। दोनों बातें एकदम से करेक्ट है। बेंगलुरु दक्कन के पठार पर अवस्थित है जहां इसका नाम सिलिकॉन पठार है, बिल्कुल सही है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक सरकार की राज्य ने ही किया है या कर्नाटक राज्य की सरकार ने ही किया है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक ने तो किया है, लेकिन कब किया? 1992, 1993, 1994 या 1995। तो याद रखेंगे सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा किया है कर्नाटक ने 1992 में। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? इसमें से कौन कौन सा कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा? उत्तर कूट की सहायता से देना है और प्रश्न बहुत ही शानदार है और कॉमन सेंस का है। पहला है स्थलाकृति, दूसरा है खनिज, तीसरा है मृदा, चौथा है सांस्कृतिक कारक और आपका पांचवा है सामाजिक कारक। अब देखिए आपके सामने है कूट। ए में है पहला, दूसरा, चौथा, बी में है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, और सी में है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और डी में है उपरोक्त सभी। तो निश्चित ही ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी, स्थलाकृतियाँ भी, खनिज भी, मृदा भी, सांस्कृतिक कारक भी और सामाजिक कारक। ये सभी चीज़ें किसी जनसंख्या के स्थिति या निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है? किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। दूसरा, प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव। तीसरा, किसी देश में स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर। और चौथा, किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। आपको बताना है जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ही कहलाता है जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। और दूसरा कह रहा है वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है आपका कोई नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा? तो आपका इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो लोग किसी देश को छोड़कर मतलब जो है छोड़ते हैं, मतलब छोड़ के जाते हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रवासी। वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं वो कहलाते हैं अप्रवासी। जो जाते हैं एक देश को छोड़ के दूसरे में वो उत्प्रवासी हैं, और जो दूसरे देश को छोड़ के आते हैं वो कहलाते हैं अप्रवासी। तो आने वाले अप्रवासी, जाने वाले उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, इसलिए आपका डी है, कोई भी सही नहीं है। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको जनसंख्या पिरामिड के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। कह रहा है यदि किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक मतलब यह किसी देश की जनसंख्या संगठन की अध्ययन करने का एक विधि है। क्या पिरामिड से जो है ये अध्ययन किया जाता है कि किसी देश की जनसंख्या का संगठन कैसा है। दूसरा, जनसंख्या पिरामिड से बच्चों की संख्या 12 वर्ष से जो कम के हों ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या 65 वर्ष से जो अधिक होते हैं उन्हें निचले भाग में दिखाया जाता है। दूसरा कह रहा यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होती है तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। और आपका नेक्स्ट कह रहा है चौथा के उपरोक्त सभी। तो आपको बताना कौन सा सही है। याद रखेंगे बच्चों, इसमें केवल और केवल पहला सही है। यह किसी देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करने का एक विधि है। कह रहा है जनसंख्या पिरामिड से बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम को ऊपर के भाग में नहीं, इसमें जो जनसंख्या ज़्यादा होती है, जो जिनका जन्म दर ज़्यादा होता है वो नीचे रहते हैं, वृद्ध लोग ऊपर रहते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि केवल जन्म दर अगर ऊंची है तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा होगा। नहीं, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होनी चाहिए। अगर लोग को कोई मृत्यु नहीं होगी तो ऊपर कैसे सकरा होगा? सकरा नहीं होगा। यानी कि जब दोनों दर ऊंची हो, जन्म दर भी और मृत्यु दर भी, तब जा कर के ऊपर सकरा होगा, अन्यथा सकरा नहीं होगा। इसलिए आपका दोनों गलत है, पहला केवल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। मैंने 91 में आप लोगों को पढ़ाया था आपका पिरामिड। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताएं, क्लासेस कैसी लगती हैं ज़रूर बताएं, और अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए बच्चा लोग। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आगे अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप लोग किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों को सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से मदद मिलने वाला है। तो मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।